नमस्ते। सोचिए, हमारे शरीर में या किसी भी जीवित चीज में ऐसी कौन सी चीज है जो एकदम बुनियादी ईंट की तरह काम करती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जीवन के सबसे जरूरी ब्लूप्रिंट्स को डीकोड करने वाले हैं। सूक्ष्म खोजों से लेकर शरीर की जटिल मशीनों तक हम समझेंगे कि आखिर ये जीवन बनता कैसे है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल आता है, आखिर ये कोशिका यानी सेल है क्या? अगर आसान शब्दों में कहें तो ये जीवन की, हमारे अस्तित्व की सबसे छोटी इकाई है। मतलब चाहे एक छोटा सा कीड़ा हो या फिर एक विशाल हाथी, हर किसी के शरीर की शुरुआत इसी एक छोटी सी ईंट यानी कोशिका से होती है। यही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरा का पूरा जीवन टिका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिन मुख्य टॉपिक्स पर बात करेंगे वो हैं जीवन की मूलभूत इकाई, कोशिका की खोज का इतिहास, इनके बारे में कुछ हैरान करने वाले तथ्य और आकार। उसके बाद हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का अंतर देखेंगे और लास्ट में बात करेंगे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांगों यानी सेल ऑर्गेनेल्स की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले टॉपिक की तरफ, जीवन की मूलभूत इकाई। ये समझना बहुत जरूरी है कि चाहे कोई जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय, कोशिका ही वो अल्टीमेट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है जो जीवन की सारी गतिविधियों को मुमकिन बनाती है। अब इस टॉपिक में और डीप डाइव करने से पहले एक साइंटिफिक टर्म को जान लेना बहुत जरूरी है, और वो टर्म है साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। सीधे शब्दों में समझें तो कोशिकाओं की वैज्ञानिक स्टडी को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। यही वो मास्टर की है जो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया के सारे राज खोलती है। वैसे अगर हम ब्रॉडली देखें तो कोशिकाओं को मुख्य रूप से जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल और पादप कोशिका यानी प्लांट सेल में बांटा जाता है। जीवों को भी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय कैटेगरीज में रखा जाता है। ये प्राइमरी क्लासिफिकेशन काफी हद तक ये क्लियर कर देता है कि जीवन की नींव के रूप में एक कोशिका की कितनी बड़ी अहमियत है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, कोशिका की खोज। ये जानना वाकई बहुत दिलचस्प है कि इंसानों को इस ना दिखने वाली दुनिया के बारे में आखिर पता कैसे चला। शुरुआती वैज्ञानिकों ने अपनी जबरदस्त क्यूरियोसिटी से इस सूक्ष्म ब्रह्मांड से पहली बार पर्दा उठाया था। अगर हम इस डिस्कवरी की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 1665 में, जब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व करते हुए पहली बार कोशिका की खोज की। फिर आगे चलकर ल्यूबेनहॉक ने पहली जीवित कोशिका को ढूंढ निकाला, और यह सिलसिला तब एक बड़े मुकाम पर पहुंचा जब 1838 और 1839 के दौरान श्लाइडन और श्वॉन ने फॉर्मली कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी प्रपोज की। बायोलॉजी की फील्ड में यह लिटरली एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर, रोचक तथ्य और इनके आकार। कोशिकाओं की बनावट में जो अनबिलीवेबल वैरायटी देखने को मिलती है ना, वो किसी को भी दंग कर सकती है। एकदम सूक्ष्म जीव से लेकर एक सिंगल विशाल कोशिका तक प्रकृति का अपना ही एक अलग अजूबा है। चलिए आकारों के एक्सट्रीम्स की बात करते हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम नाम का एक बैक्टीरिया। और सबसे बड़ी? सुनकर शायद हैरानी हो, पर वो एक शुतुरमुर्ग का अंडा है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु है, सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका है, और सबसे बड़ी अंडाणु है। वहीं दिमाग की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम ग्रैन्यूल सेल है। मतलब सोचिए जरा, एक इतना बड़ा अंडा और एक नन्ही सी न्यूरॉन, दोनों ही अपने आप में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट और फंक्शनल यूनिट्स हैं। इनफैक्ट से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि जीवन की ये निर्माण खंड कितने अलग अलग और माइंड बेंडिंग पैकेजेस में आते हैं। एक ही बेसिक यूनिट अपने आप को प्रकृति के हिसाब से कैसे ढाल लेती है, ये देखना अपने आप में फैसिनेट करने वाला है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनेर के सबसे कोर पार्ट पर, प्रोकैरियोटिक बनाम यूकैरियोटिक कोशिकाएं। इस टेक्निकल डिफरेंस को ना आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बिना दीवारों वाले सिंपल स्टूडियो अपार्टमेंट और एक पूरी तरह से फर्निश्ड आलीशान हवेली के बीच का फर्क हो। तो होता क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इस सूक्ष्म दुनिया की एकदम मिनिमलिस्ट्स हैं। इनमें एक स्पष्ट केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका जैसी चीजों का पूरी तरह से अभाव होता है। इसके ठीक उलट यूकैरियोटिक कोशिकाओं के पास अपना एक प्रॉपर पूरी तरह से विकसित कमांड सेंटर होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इनके जेनेटिक आर्किटेक्चर में भी जमीन आसमान का अंतर है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं अपने कई गुणसूत्रों को हिस्टोन प्रोटीन के साथ बहुत ही सावधानी से पैक करके रखती हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक गुणसूत्र होता है,
उनका डीएनए फ्री रहता है और वहां हिस्टोन प्रोटीन पूरी तरह से गायब होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात नोट करने वाली है। वायरस और बैक्टीरिया को छोड़ दें तो बाकी जितने भी पौधे और जानवर हैं, सब में यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही पाई जाती हैं। इनमें झिल्ली से घिरे कॉम्प्लेक्स कोशिकांग होते हैं और इनके कोशिका द्रव्य में 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम मिलते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये एकदम उस हाईली ऑर्गेनाइज्ड हवेली की तरह काम करती हैं। इसके विपरीत प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जैसे कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ये लोग चीजों को एकदम सिंपल रखते हैं। इनका आनुवांशिक पदार्थ किसी कॉम्प्लेक्स बैरियर में कैद नहीं होता, बल्कि न्यूक्लियोइड रीजन में ऐसे ही बिखरा रहता है। एकदम सीधा और सिंपल डिजाइन। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, महत्वपूर्ण कोशिकांग। अब हम इस आर्किटेक्चरल टूर के एंड में हैं और कोशिका के इंजन रूम में एंट्री लेने वाले हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन वाइटल झिल्ली से घिरी आंतरिक संरचनाओं की जो एक्चुअल में इस पूरी सेलुलर मशीन को चलाती हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी है तो ये लाइन पक्का सुनी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये यूनिवर्सली फेमस है, और हो भी क्यों ना, ये एक अल्टीमेट एनर्जी जनरेटर की तरह काम करता है जो इंश्योर करता है कि कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर एकदम एक्टिव और जिंदा रहे। पर यहाँ एक सच में बहुत चौंकाने वाला बायोलॉजिकल ट्विस्ट आता है। नॉर्मल रूल ये है कि डीएनए बस केंद्रक में होता है, राइट? पर कुछ कोशिकांग जैसे कि लवक यानी प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया इतने स्पेशल होते हैं कि उनके पास अपना खुद का इंडिपेंडेंट डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ये प्रकृति की इंजीनियरिंग का लिटरली एक माइंड ब्लोइंग फीचर है। तो इस एक्सप्लेनर को एंड करते हुए जरा इस बात पे गौर कीजिए कि ये इतने सूक्ष्म, आंखों से न दिखने वाले ब्लूप्रिंट्स प्रैक्टिकली हमारे अस्तित्व के हर एक पहलू को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आज आपको विज्ञान के रहस्यों ने सोचने पर मजबूर किया है और कुछ नया सीखने को मिला है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। सीखते रहें,